हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का लाइट चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कंसेप्ट। हमारे स्मार्ट कंसेप्ट के बहुत सारे वीडियो आप लोग ने क्लास 10 साइंस पर देखा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। उसमें सबसे पहले जो है एक चीज़ है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। कौन सा ऐसा चीज़ है जो कोई चीज़ हमको दिखता है। तो आप देखेंगे कि डार्क में हमको कुछ भी नहीं दिखता है, जबकि हमारा आई है, आँख है, उससे हम लोग कुछ भी देख सकते हैं। मगर डार्क अगर हो तो हमको कुछ भी दिखेगा नहीं। तो ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि जब उस पर कोई चीज़ लाइट पड़ता है तभी हमको दिखता है। इन डार्क वी आर अनेबल टू सी एनी थिंग्स बट वी कैन सी व्हेन लाइट इज अवेलेबल। तो लाइट का सोर्स चाहे जो कुछ भी हो, सनलाइट हो या फिर आपके घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उसका लाइट जब ऑन होता है तो आप देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो हमको दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट। जब उस पर लाइट हो, जब हमारा लाइट सनलाइट जो है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ा और उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब आया हमारा आई पे तो हमको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सॉलिड हो तो रिफ्लेक्शन का काम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है आपका कि एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट, द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आई एनेबल अस टू सी थिंग्स। तो जब हमारे आँखों पर वो रिफ्लेक्टेड लाइट उस ऑब्जेक्ट से जब हमें पड़ता है और जब लाइट अवेलेबल हो तभी हमको कोई चीज़ दिखता है। फिर वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो जब कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है और उसके पीछे में कोई लाइट का सोर्स है तो आप देखेंगे कि लाइट जो है हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लाइट जो है वो बिल्कुल ट्रांसमिट होकर हमारे आई पर आ रहा है। मगर यही चीज़ जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो है ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो वहाँ पर एक शैडो के रूप में बन जाता है। और वैसा ऑब्जेक्ट जो ओपेक है उससे आपका देखें कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हो रहा है, मगर ट्रांसपेरेंट मीडियम जो चीज़ है, ट्रांसपेरेंट थिंग्स है, उससे हमारा ट्रांसमिट हो जा रहा है। फिर ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारा अगर स्मॉल सोर्स है लाइट का, स्मॉल सोर्स का कहने का मतलब कि अगर जैसे कि बीम वगैरह है, लाइट का बीम वगैरह है और हमारा कोई ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो फिर उसका जो है शैडो के रूप में हमको डार्क शैडो हमें मिल जाएगा। मगर वहीं पर अगर सोर्स ऑफ लाइट हमारा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि दिन के टाइम में हमारा फ्लडेड लाइट है, तो वहाँ पर छोटा सा ऑब्जेक्ट का शार्प शैडो नहीं बनेगा, थोड़ा सा धुंधला टाइप का ही बन पाएगा। और इस कंसेप्ट को आप देखते होंगे कि क्रिकेट के मैदान में जो हमारा डे नाइट मैच होता है तो नाइट के टाइम में बहुत सारा मास्ट लाइट जो है वो फील्ड में लगा हुआ होता है, जिसके चलते कि शैडो वैसा शार्प नहीं बने और जिसके चलते कि हमारा कोई चीज़ उस तरह से शैडो के चलते डार्क जोन में नहीं जाकर अच्छी तरह हमें दिखता विजिबल हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट है जो स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट होगा तो उसका डार्क शैडो या शार्प शैडो के रूप में बनता है। मगर अगर बहुत ज़्यादा लाइट अगर है तो फिर आपका उसका थोड़ा डल शैडो के रूप में बनता है।
If an opaque object on the path of light becomes very small, if an opaque object on the path of light becomes very small, तो opaque object है, बहुत छोटा है लाइट के पाथ में, तो लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वर्क इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमारा लाइट पॉइंट्स, यहाँ पर एक चीज़ है कि पॉइंट्स टू दी स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट एक तो है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पॉइंट्स टू दी स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज ए रे भी कहते हैं उसको। तो हमारा जो लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और काफ़ी स्मॉल है, तो ऐसे में क्या है कि टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वर्क एज ए स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नोन एज ए डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, उसको हम लोग बोलते हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारे पाथ में अगर बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है और लाइट हमारा आ रहा है, तो लाइट हमारा एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, तो ये पास हो जाना चाहिए था, मगर यहाँ पर पास ना होकर क्या हो रहा है कि इस तरह से बेंडिंग हो जा रहा है, और इस बेंडिंग को कहते हैं डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब है तो फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाला लाइट का जो बात अभी तक पढ़ते आए हैं, तो यह थोड़ा सा कंट्रास्ट के रूप में हो जा रहा है। और यहाँ से ही एक तरह से समझिए कि एक क्लू आता है कि इसका मतलब कि लाइट हमारा एक वेव नेचर भी है, जो कि आपके हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे इसको, तो इस तरह का एक फिगर आप देख रहे होंगे। अब आइए डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। जो ऊपर में हम लोगों ने देखा कि हमारा लाइट जो हमको विजिबल कर पाता है ड्यू टू कुछ थिंग्स दिखाई पड़ता है, तो कारण जो दिखाई पड़ा कि वो आपका रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट से है। तो रिफ्लेक्शंस में आप देखिएगा कि ऐसे तो जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट है उससे हमारा रिफ्लेक्शंस तो हो रहा है, मगर बहुत अच्छा से रिफ्लेक्शंस को देखने के लिए आप जो कुछ भी चमकता हुआ जितना भी चीज़ आप देखिएगा उसमें आपको रिफ्लेक्शंस होगा। जैसे आपका स्पून है, थाली है, आईना है, या जो कुछ भी है, इन सबों से रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे तरह से दिखाई पड़ता है। तो ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो जितना ज़्यादा पॉलिश्ड होगा, चमकता रहेगा, उससे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा हमको मिलेगा। अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमको कुछ लॉज हैं, वो लॉ क्या है उसको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट चैप्टर को आगे हम बढ़ेंगे तो ऐसे स्थिति में जो भी लॉज है उसको ठीक से समझ के बैठिए, जो आपको हमेशा लाइफ टाइम में काम आएगा। क्योंकि कोई भी साइंस में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो कुछ भी है, जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ है, और हमारा इसी तरह चैनल में ये बात है कि कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो आपका लॉ में कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, आइए इसको समझते हैं। हालांकि आप जानते होंगे, मगर फिर भी जो है हम लोग इसको एक बार ब्रशअप करके समझ के बैठें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा हाईली पॉलिश्ड मिरर है, और मिरर पर ये हमारा एक लाइट ऑब्लिकली आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑब्लिकली आ रहा है, ठीक है। तो ये हम एज्यूम करें कि हमारा जो मिरर है उस पर कोई एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो रहा है। ऐसा हम एजम्पशंस में लेते हैं कि एक नॉर्मल खड़ा है, और जिस पॉइंट पर
हमारा इंसिडेंट हुआ है लाइट, उस नॉर्मल के साथ हमारा इंसिडेंट लाइट जो एंगल बनाता है वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर हम लोग देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शंस हो रहा है तो ऑब्लिकली ही होगा, और नॉर्मल के साथ जो एंगल यहाँ पर बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस बोलेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग चेक कर चुके हैं कि अगर हाईली पॉलिश्ड हमारा मिरर है, तो स्मूथ मिरर है, तो ऐसे स्थिति में हमको ये लॉ, फर्स्ट लॉ जो हम लोग डिस्कस किए, वो हमको बिल्कुल क्लियर रूप से मिलेगा कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा हमको इक्वल मिलता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि क्या अगर लाइट अगर नॉर्मल पर गिरेगा तो वो रिफ्लेक्शन करेगा। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि ऑब्लिकली गिर रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ, यहाँ भी रिफ्लेक्शंस होता है, बट होगा क्या कि ये फिर उसी पाथ में रिट्रेस हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बना नॉर्मल के साथ, तो 0 बना, और 0 पे ही फिर उसको रिफ्लेक्ट होना होगा, क्योंकि एंगल जो है चेंज नहीं करेगा, जितना बनाएगा नॉर्मल के साथ उतना ही पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा नॉर्मल के साथ। फिर सेकेंड लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, तो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों रे को हम लोग ने अभी देखा। तो उसको कहता है कि ये एक ही प्लेन में रहेगा, प्लेन में चेंज नहीं होगा। अब जैसे कि सपोज करो कि XY प्लेन है, अब घर में ही चारों तरफ से दीवार है, फ्लोर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक रे जो है वो फ्लोर पर चला गया और एक रे जो है दीवार पर चला गया। अगर फ्लोर पर चलेगा तो इंसिडेंट भी फ्लोर पर होना चाहिए, नॉर्मल भी फ्लोर पर होना चाहिए, और आपका रिफ्लेक्टेड रे भी फ्लोर पे ही होना चाहिए। तो फ्लोर में करने का मतलब कि जो प्लेन है वो प्लेन चेंज नहीं करेगा, तो हमेशा जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये आपका एक ही प्लेन पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक हमने इलस्ट्रेशन के लिए पिक्चर के रूप में बनाया है कि ये आपका एक प्लेन है जो कि ABCD एक प्लेन है, BCEF एक FE प्लेन है, और DCGF एक प्लेन है। तो इस प्लेन में आप देखिए कि हमारा ABCD में ये तीनों जो है इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रहेगा। उसी तरह प्लेन 2 में चले जाएंगे तो फिर ये तीनों जो है प्लेन 2 में ही मिलेगा। प्लेन 3 में चले गए तो फिर तीनों जो है आपका प्लेन 3 में ही मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये दो लॉ है कि एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दोनों जो है बराबर होता है, और तीनों रे जो है आपका जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में हमेशा लाई करता है। ये बिल्कुल कंसेप्ट का चीज़ है, माइंड में हमेशा इसको बैठा कर रखिएगा। अब आइए कि ये जो लॉ है ये क्या पॉलिश्ड जितने भी चमकता हुआ चीज़ है उस पर किसी भी तरह का शेप है तो क्या ये लॉ फॉलो करता है? तो हाँ, कि दिस लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शंस आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। तो अगर स्फेरिकल सरफेस है, कर्व सरफेस है, तो वहाँ भी ये लॉ फॉलो होता है। तो ये बात जो लॉ है, अब हम पूरे चैप्टर में इस लॉ को उस तरह से पकड़ के चलेंगे, और लॉ को पकड़ के चलने का मतलब है कि आपको डेविएशन नहीं होने देगा। और अक्सर होता है बच्चों का कि लॉ को
ठीक से दिमाग में नहीं रखते हैं और जिसके चलते चाहे न्यूमेरिकल बना रहे हो या चैप्टर को आगे पढ़ने से संबंधित है, तो ऐसे स्थिति में उनको कन्फ्यूजन कहीं कहीं रहता है। तो लॉ को एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली पकड़ लीजिए। अब फिर है कि लॉ पर ही हम हर चीज़ को चेक करते चलेंगे, क्या यहाँ लॉ फॉलो हो रहा है, क्या यहाँ लॉ फॉलो हो रहा है। लॉ फॉलो अगर हो रहा है तो फिर कंसेप्ट जो है आपको आगे अच्छी तरह समझ में आता चला जाएगा। अब रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज वगैरह हमारा फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग बचपन से एक बात प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम लोग पढ़े हैं, तो उसको थोड़ा सा जस्ट ऐसे ही रिकैप कर लेते हैं कि इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कैसा होता है। तो आप जानते हैं कि प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनेगा तो है क्या कि मिरर के पीछे बनता है, जो कि वर्चुअल होता है। वर्चुअल होता है, हमेशा आपका एरेक्ट मतलब खड़ा रहेगा, सेम साइज का होगा और लेटरल इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा और सेम डिस्टेंस पर मिरर के पीछे में बनता है। ये बात हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। इसको जस्ट ऐसे ही यहाँ भी एक तरह से ये जो कंसेप्ट से रिलेटेड है, अब माइंड में हमेशा रख लेना है कि ये वर्चुअल बनाएगा, एरेक्ट बनाएगा, सेम साइज का बनाएगा और लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा और सेम डिस्टेंस पर मिरर के पीछे में बनता है। अब लेटरली इन्वर्टेड आप अच्छी तरह से जान भी रहे होंगे कि अगर हम मिरर के सामने पी लिखें तो हमको दिखेगा कुछ इस तरह का, मतलब कि लेफ़्ट वाला राइट की तरफ चला गया और राइट वाला लेफ़्ट की तरफ चला आता है, इस तरह का। बी अगर लिखे तो ऐसा। इससे रिलेटेड आप जानते हैं कि हमारा एम्बुलेंस में जो लिखा रहता है वर्ड, उस में जितना भी लेटर है उसको इस तरह से लिखते हैं कि ताकि हमारा मिरर में उसका सीधा इमेज बने और किसी को ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि पीछे से हमारी जो गाड़ी आ रही है वो एम्बुलेंस है कि क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि एम्बुलेंस को हमेशा पहले पास देने की बात होती है। अब मिरर जो है हमारा, जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। अब एक स्फीयर जो है आप उसको कंसीडर कीजिए कि ग्लास का एक स्फीयर है और उसी का कोई पार्ट है मिरर के रूप में, जिसको कि एक तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है। तो ऐसे मिरर को हम स्फेरिकल मिरर के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात दिमाग में रखिए हमेशा कि जो हमारा मिरर है वो एज्यूम कर लीजिए कि कोई ग्लास का एक स्फीयर है, उसी का वो टुकड़ा है, पास, ठीक है, पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर हमेशा एक स्फीयर का ही पार्ट है और स्फीयर का पार्ट है तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि स्फीयर में सेंटर होता है। तो हमारा जो सेंटर होगा और मिरर का जो सेंटर है वो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक स्फीयर लिया और उसका एक पार्ट के रूप में इस तरह से अगर कटिंग किए हैं तो यहाँ पर अगर हम इस साइड से पॉलिश कर दिए और हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर घुसा हुआ टाइप का दिख रहा है। अब इधर वाला में क्या किए कि इस साइड हम पॉलिश किए पीछे में, तो ये साइड जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में बन जाता है। तो इस तरह से हम स्फीयर का टुकड़ा लेकर और उसको हम स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो है उसको हम लोग ने दो तरह से पॉलिश करके बनाया है। एक अंदर में पॉलिश किया, एक बाहर में पॉलिश किया। तो उससे हमको दो तरह का मिरर बन गया। एक कनकेव मिरर बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलेंगे। कनकेव मिरर में बाहर से पॉलिश्ड है और ये अंदर में जो है दबा हुआ है, घुसा हुआ है टाइप का। तो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, तो दैट इज फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि सेंटर हमारा यहाँ पर है और अंदर में इस तरह से हमारा जो मिरर बन रहा है उसको हम बोलेंगे कनकेव। केव का मतलब होता है गुफा, गुफा के टाइप का जो है ये अंदर में घुसा हुआ है। ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हुआ, सेंटर उसके सामने में दिखेगा। मगर वहीं पर कन्वेक्स मिरर अगर हम बात करें तो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमको मिलेगा। ठीक है, और जिसका फेस जो है वो सेंटर के अपोजिट में मिलेगा। सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और सेंटर उसके पीछे में है। तो इस तरह से हम स्फेरिकल मिरर में दो तरह का मिरर देखे। अब दो तरह का मिरर, एक कनकेव बोलेंगे और एक कन्वेक्स बोलेंगे। अब जब भी हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम बात करें, चाहे प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, तो लॉ को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, और कनकेव मिरर में फिर ये लॉ किस तरह से चल रहा है और उससे रिलेटेड इमेज कैसा बन रहा है, अब इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर को हम लोग आगे इससे रिलेटेड रिफ्लेक्शंस वगैरह का जब करना चाह रहे हैं तो उसके पहले ज़रूरी है कि हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है उसको समझ लें, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब तक टर्म्स को माइंड में ठीक से क्लियर नहीं रखिएगा तो फिर आगे फिर कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो एक एक चीज़ को जो है माइंड में रखते हुए कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने दो तरह का स्फेरिकल मिरर यहाँ पर रख लिया है। एक कॉनकेव मिरर के रूप में है, एक कन्वेक्स मिरर के रूप में है। अब उसमें जो आपका मिरर है, मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो कि P से डिनोट किया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। उसको हम लोग बोलेंगे पोल। पोल है क्या कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये पॉइंट आपको मिलेगा मिरर पर। भाई मिरर का ही पार्ट है, पोल जो है वो आपका मिरर का पार्ट है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि C से दिखाया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक ना, तो आपको हमने पीछे बताया कि ये स्फेरिकल मिरर जितना भी है वो स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर है तो उसका सेंटर है, और वही सेंटर जो है वो आपका स्फेरिकल मिरर का भी रहता है। तो जब भी हम चेक करेंगे तो सेंटर हमेशा फिर मिरर का वही होगा जो स्फीयर का मिरर होगा, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ स्फीयर। दिस स्फीयर हैज ए सेंटर and it is same for the spherical mirror। और C से इसको डिनोट किया हुआ है, और C is not a part of mirror। तो आप देख रहे हैं कि C जो है वो मिरर से बाहर में है। तो इस तरह से इट लाई आउटसाइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर आइए कंसीडर करें कि P से लेकर C तक, P से लेकर C तक, तो आप देख रहे हैं कि सेंटर से अगर हमारा जो आउटर बाउंड्री है, चाहे वो सर्किल हो या स्फीयर है, तो उस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो उसको हम लोग रेडियस के रूप में लेते हैं। तो ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, तो स्फीयर का जो रेडियस है वही बन गया दो चीज़,
एक तो सेंटर जो होगा स्फीयर का वही मिरर का भी सेंटर होगा, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और रेडियस जो स्फीयर का होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का होता है। ठीक है, तो सेंटर तो पॉइंट है, मगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट है तो ऑब्वियसली उसका हम मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट में आप जो भी हो सेंटीमीटर में, मीटर में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब एक आता है, आप देखिए कि एक्स और वाई, ठीक ना। तो एक्स वाई आप देख रहे हैं कि पोल और सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन है। ठीक है, तो इस एक्स वाई को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज नॉर्मल टू दी मिरर एट द पोल। तो ये जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर से और पोल से पास करता जाएगा, तो ये पोल पर हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहेगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा। एक कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साइंस में, फिजिक्स में आप इंजीनियरिंग, मेडिकल जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो है क्या कि एक बच्चा का कंसेप्ट क्लियर है, एक बच्चा का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो फिर ऐसे स्थिति में बस यहीं पर जो है डेविएशंस आ जाता है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो इजीली जो है इंजीनियरिंग, आईटी वगैरह निकाल लेता है, और जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो बिल्कुल फेडेड टाइप का नॉलेज से, तो ऐसे नॉलेज वाले को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करना मुश्किल होता है। तो कंसेप्ट को क्लियर करके यहीं चलिए। हमारे जितने भी टॉपिक पर वीडियो आपको मिलेंगे तो मेरा कोशिश रहेगा कि कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि सेंटर और पोल के बीच में एक और भी पॉइंट हमको मिल रहा है, जिसको कि हम लोग फोकस के रूप में बोल रहे हैं। ठीक है, फोकस के रूप में बोल रहे हैं, और ये चीज़ देख लीजिए। तो फोकस, यहाँ पर एक चीज़ है कि जो कुछ भी हम अभी तक टर्म डिस्कस किए वो दोनों मिरर के लिए काम कर रहा है, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखने का है। तो एफ को फोकस बोलते हैं, जो कि सेंटर और पोल के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, और पी से एफ तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये भी लाइन सेगमेंट के रूप में है, इसलिए इसका भी मेजरमेंट हम लोग लेंगे। ठीक है, लेंथ का मेजरमेंट चाहे जो कुछ भी हो, सेंटीमीटर, मीटर, जो कुछ भी हो। ठीक है, फिर देखिए कि आपका मिरर में एक एम और एन जो है वो एंड के रूप में है। ठीक है, तो एम से एन तक का जो डिस्टेंस हम मिला देंगे, ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से ओपनिंग के रूप में हो गया, जिसको कि मिरर का एपर्चर बोलते हैं। ये हमारा लाइट के लिए एक तरह से गेट के रूप में हो गया, जिससे कि लाइट हमारा पूरे मिरर पर आएगा। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये आपका एपर्चर हो गया। और एपर्चर जो है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया उससे काफ़ी छोटा रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी लॉ वगैरह से रिलेटेड हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ के लिए एक चीज़ हमारा है कि कंसीडर करके रखिए माइंड में कि हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो मिरर है उसका अपर्चर इतना छोटा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है। ठीक है, हालांकि पढ़ने और समझने के लिए हम जो डायग्राम बनाते हैं तो उस वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि ऐसा तो दिख नहीं रहा है, मगर एक्चुअली जब लॉ को हम फॉलो कराना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो वहाँ पर ये बात को हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि काफ़ी बड़े से स्फेरिकल स्फीयर जो है उसका एक छोटा सा पार्ट को लेकर हम मिरर बनाते हैं, और उसी के चलते उसका जो अपर्चर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफ़ी छोटा होता है। तो यहाँ पर ये बात को माइंड में रख लीजिए। ठीक है, और कर्व पार्ट कुछ ऐसा बन जाता है कि लगेगा कि वो आपका प्लेन सरफेस ही है, प्लेन मिरर ही है। कभी भी आप अपने देखिएगा, पढ़े होंगे कि रियर व्यू के लिए हमारा ऐसा मिरर है,
शेविंग के लिए ऐसा मिरर है, मगर जब आप छूते हैं तो महसूस करते हो तो प्लेन ही है, तो फिर कर्व तो दिख नहीं रहा है। एक्चुअली है क्या कि वो बहुत बड़े स्फीयर का एक टुकड़ा है, जिसके चलते आपको एक प्लेन सरफेस ही दिखता है। और रिलेशनशिप में आप देखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमेशा फोकल लेंथ का आधा होता है, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि R इक्वल टू 2F हम लेके चलेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2F होगा, और F जो है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। तो ये चीज़ माइंड में हमेशा रखने का है। अब आइए कि कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो हमारा इमेज का जितना भी फॉर्मेशंस होगा, तो उस पर जो हमारा मेन कंसेप्ट क्या है उसको हम पकड़ के चलेंगे। तो पीछे में हम लोगों ने देखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सभी मिरर पर लागू होता है, सब पर फॉलो करना होता है। तो वो जो मेन चीज़ हम लोग लॉ पढ़े वही चीज़ को अप्लाई करते हुए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो फिगर लेकर आया है, कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो उसमें इस तरह का फिगर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो कोई एक जगह पर आप देखिए कि मान लीजिए कि ए लाइट जो कि पैरेलल आ रहा है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पर, तो इस पॉइंट पर हमारा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेंटर से हम इस पॉइंट को मिला दिए तो ये हमारा नॉर्मल बन गया, और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल है वही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो उतना ही एंगल पर क्या है कि ये आपका रिफ्लेक्ट कर गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ आर जो है इक्वल हो गया। तो यही चीज़ सारे रे के साथ हो रहा है, ठीक है ना। अब सारे रे को इस तरह से हम दिखाएंगे तो फिगर ही बहुत हौच पौच हो जाएगा, जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। तो एक केवल रे का रिफ्लेक्शन लॉ हम चेक कर लिए, ऑब्वियसली सारा रे रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगा। तो आप देखिए कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ पर आकर जा रहा है, पास कर रहा है, तो वो देखिएगा कि फोकस से होकर पास कर रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर हमको मिला कि पैरेलल लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितना भी हमको लाइट आएगा वो फोकस से होकर चला जाएगा। और यही चीज़ आपका कन्वेक्स मिरर के साथ भी है। तो कन्वेक्स मिरर में है क्या कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे में है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस जो है उसके पीछे में होता है। तो ये जो लाइट हमारा आया, ठीक ना, वो इधर बेंड कर गया, मैं डाइवर्ज हो गया। यहाँ कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो डाइवर्ज हो रहा है तो ऐसा आपको फील होगा कि ये फोकस से होते हुए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ चेक करते हैं कि जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ तो सेंटर को हम मिलाएंगे तो यहाँ भी नॉर्मल की बात है, तो ये लाइन नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई जो बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमारा हो गया। तो अभी आपने देखा कि जो रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस का, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है आपका प्रिंसिपल फोकस से होकर पास कर जाता है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। और एपियर होता है कि डाइवर्ज हो रहा है प्रिंसिपल फोकस से आपका कन्वेक्स के केस में। तो फिर यहाँ पर एक कंसेप्ट के रूप में मिला, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि आपका कनकेव मिरर आया तो ये पैरेलल लाइट फोकस से होकर जाएगा, और कन्वेक्स में है तो
पैरेलल लाइट वो डाइवर्ज होता हुआ प्रिंसिपल फोकस से ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज़ माइंड में रख लीजिए। तो जितना भी रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन हमको करना होगा तो इन सब कंसेप्टों को माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोग चेक करते हैं कि अगर लाइट को हम ऐसा रे हमारा आ रहा है जो कि फोकस से होके जा रहा है, तो ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कनकेव मिरर के केस में, ठीक है, और रे विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कन्वेक्स मिरर। तो आप देखेंगे कि वो जो है पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जस्ट अपोजिट ये बातें आ गया कि जो पैरेलल लाइट है वो फोकस से जा रहा है और फोकस से जो लाइट जो जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये दो लॉ आपस में जो है एक तरह से समझिए कि जस्ट अपोजिट है। तो एक को याद रखिएगा तो दूसरा इजीली आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर आइए एक और चेक करते हैं कि अगर हमारा रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रहा है, तो आपने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो नॉर्मल बना रहा है और नॉर्मल पर इंसिडेंट एंगल 0 बन रहा है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट हम पास करेंगे वो फिर उसी में बैक हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर और डायरेक्टेड in the directions of center of curvature of the convex mirror. After reflections is reflected back along the same path. तो ये दो बात पैरेलल वाला फोकस से, फोकस वाला पैरेलल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो उसी में रिट्रेस कर जाएगा। और अगर हमारा रे जो है वो सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर जाकर टकरा रहा है, ठीक है, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एंड फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो है आपका एंगल जो जैसे कि रिफ्लेक्शन में जो आपका एंगल है वो बनाते हुए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी बात ऑब्लिकली लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऑब्लिकली नहीं होगा तो फिर उसी में क्या हो रहा है कि रिट्रेस कर जाता है, बैक हो जाता है, ठीक है। तो आप ये सारा जो कंसेप्ट है, लॉ है और अभी जितना भी हम लोग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चेक किए, तो ऐसे में क्या है कि आप देखिएगा कि इमेज का जो फॉर्मेशन जब बनेगा, ठीक है, तो आप उसको ड्रॉ करके बना सकते हैं ऐसे स्थिति में कि देखिएगा कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में अगर हम रखते हैं तो हमारा इमेज ऑलवेज जो है सेंटर एंड एफ के बीच में मिलेगा, ठीक है। रियल इमेज बनेगा आपका कनकेव के केस में और इन्वर्टेड मिलेगा और डिमिनिश्ड मिलेगा। रे डायग्राम आप ड्रॉ कीजिएगा अच्छी तरह से तो आप फील कीजिएगा कि हमेशा हमको यही चीज़ मिलेगा कि इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है तो हमेशा इमेज हमको सेंटर एंड एफ के बीच में मिलेगा, ठीक है। और जस्ट इसको उलट दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ जो है हमेशा दिमाग में रखिए कि बहुत सारा चीज़ जो है ना एक जगह पर जो फॉलो हो रहा है दूसरे जगह पर उल्टा होते चला जाएगा। तो इसलिए भी याद रखना आसान है कि अगर हम सेंटर और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिए तो वो भाग जाएगा इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच में।
यहाँ भी रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मगर यहाँ पर एनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस केस में डिमिनिश्ड हुआ था तो यहाँ पर एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है। अगर सेंटर पर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो मेन बात है सभी जगह पर देखिएगा कि सेंटर, तो सेंटर पर अगर हम ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं तो हो क्या रहा है कि इमेज भी हमारा जो है सेंटर पर ही बनेगा। ठीक है, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। यहाँ पर छोटा बड़ा होने का केसेस था, मगर सेंटर पर आकर सेट हो गया, मतलब कि उतना ही बनेगा। तो ये चीज़ एक कंसेप्ट के रूप में माइंड में रख लीजिए। अब फोकस एंड पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं, तो फोकस एंड पोल के बीच में रख दे रहे हैं, तब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो है वो पीछे में चला जा रहा है हमारा इमेज, और पीछे में इमेज जाने का मतलब हो गया कि वो वर्चुअल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको इरेक्ट मिलेगा और काफ़ी एनलार्ज मिलेगा, एनलार्ज व्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो फोकस पर बनेगा। ठीक है, और रियल इमेज बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड रहेगा। ठीक है, एक बिंदु टाइप का हो जाता है, बहुत हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा, और फोकस पर जो रखा हुआ है वो आपका इन्फिनिटी पर चला जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसके बाद आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, ताकि इसके बाद का सारा वीडियो आपको मिलता चला जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।